महामारी का दौर है और ऐसे में जनता की निगाहें टिकी हुई हैं उनकी ओर जिन्हें उन्होंने अपने क्षेत्र का सिरमौर बनाया है। हमारे साथ विधायक सासाराम के राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं। अब ऐसे में जनता की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं कि आखिर हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं क्या कर रहे हैं। वैसे तो जनता के बीच देखे जाते हैं, हमेशा एक्टिव दिखे जाते हैं, लेकिन और भी जो तैयारियां चल रही हैं जो कि जनता के सामने आना अभी बाकी है, उन सारी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा सर कि दवाई वितरण की जो सवाल चल रहा है कि दवाई वितरण आप करने वाले हैं, तो पहले तो ये बता दीजिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और क्या क्या उपयोग में है और कब किस प्रकार से इनका वितरण किया जाना है। ये डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही दवा दिया जा रहा है जी। डॉक्टर अमित कुमार के सलाह दिया गया है जी। और ये जो दवा है कोरोना में चलेगा। सर्दी खांसी बुखार, एक कफ सिरप हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया जी। और पैरासीटामोल हो गया जी। और मास्क है। इसी का हमने एक पैकेट तैयार किया है जो आप देख रहे हैं जी। इसमें हमने पैक करके लोगों में बांट रहे हैं। जी जी। और डॉक्टर का दिया हुआ एक पर्ची है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका नाम है जी। अगर किसी को परेशानी है या नहीं समझ में आए तो डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कितना अमाउंट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा? अभी तो 1000 पैकेट बनाया गया है जी। सासाराम ब्लॉक में और तिरौथू ब्लॉक में दिया जाएगा। ठीक है, ये दवाइयों की वितरण की बात अब छोड़ दिया जाए तो आगे आपकी क्या क्या प्लानिंग है और अभी आप क्या सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो दौर है इसमें सबसे अधिक जो फोकस चीज़ होनी चाहिए वो स्वास्थ्य व्यवस्था पे होनी चाहिए। तो क्या कुछ आपका प्लानिंग है अपने विधानसभा को लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए? देखिए, ये महामारी का दौर चल रहा है और कोरोना नामक एक खतरनाक बीमारी जो हमारे देश में आया हुआ है, हमारे देश क्या पूरे विश्व में आए हुए हैं। पहले तो इससे हमको खुद सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, अपना बचाव खुद करना है और इसके प्रति जागरूक होना है। ऐसा नहीं कि हल्का सर्दी भी हुआ, बुखार हुआ तो हम डर जाएं। पहले इसको समझना है, डॉक्टर से सलाह लेना है जी। उसके बाद दवा लेना है। और जहाँ तक हमारी बात है, अभी तो कुछ मरीजों की संख्या कम हो गई है। इससे 20 दिन पहले काफ़ी संख्या में फ़ोन आता था एडमिट कराने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। हमसे जितना हो पाता था ऑक्सीजन का व्यवस्था कराना, सदर अस्पताल में एडमिट कराना या जैसे भी हो लोगों का मदद करना। मदद करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जहाँ तक सर बात होती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जो इक्विपमेंट्स हैं उनको मतलब ठीक करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जो बात है, कमियां तो है लेकिन धीरे धीरे सरकार व्यवस्था कर रही है और हम आए दिन सदर अस्पताल हुआ या तिरौथू का जी जो PSC हुआ, HSC हुआ, जी, हम खुद जाते हैं डॉक्टर से बात करना, यहाँ सिविल सर्जन से बात करना, वहाँ का व्यवस्था देखना। जैसे आप सर कह रहे हैं कि आप व्यवस्थाओं को देखा करते हैं, तो व्यवस्था जब आप देखते हैं तो उसमें आपको क्या कुछ लगता है ऐसा कि जिसमें सुधार की ज़रूरत है? जैसे सदर अस्पताल में हम शुरू में सिविल सर्जन साहब से मिले थे तो एक हमने सलाह दिया था उनको जी कि एक कोविड-19 के लेके पूछताछ केंद्र कहीं बनाना चाहिए जी, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया है जी। हम इस पर 2 बार कहिए या 3 बार सिविल सर्जन साहब से अपना विचार रखा लेकिन अभी तक इस पर उन्होंने अमल नहीं किया जी। लेकिन हमारी जो काम है हम आगे भी इस पर बात करेंगे और हमारा पहला ही है कि एक पूछताछ केंद्र कहीं बनाइए कि लोगों को भटकना नहीं पड़े जी। कोई जाए तो उसको सही सलाह मिले, बताया जाए कि जिसको कोविड हो गया है कहाँ एडमिट कराना है, कौन सी व्यवस्था कहाँ उनको मिल रही है। सबसे पहला जरूरी ये है। और जैसे हमारे यहाँ सदर अस्पताल में 7 वेंटिलेटर है जी, लेकिन अभी तक वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का अभाव में वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, प्राइवेट नर्सिंग होम को दिया जा रहा है
खैर प्राइवेट नर्सिंग होम को भी दिया जा रहा है, जब तक यहाँ डॉक्टर्स नहीं है तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम सिविल सर्जन साहब को बोले हैं और प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को भी लिखे हैं कि यहाँ वेंटिलेटर सदर अस्पताल में जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। जी, वेंटिलेटर तो है लेकिन उसको चलाने वाले लोग मौजूद नहीं हैं जो कि वेंटिलेटर को चला पाएँ। आगे सर चलते चलते एक मेरा ये सवाल रहेगा कि जो देख रहे हैं कि कल या परसों 2 दिन जो बारिश हुई सासाराम में, बहुत हल्की बारिश हुई, लेकिन इस हल्की बारिश के बाद भी सासाराम के कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर पानी ही पानी, ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे कि मतलब जल ही जल हो गया है, चारों ओर जलमग्न हो गया है। तो ये जो निकासी की समस्या है, जल निकासी की समस्या जो कि दशकों से सासाराम में है, मतलब कि लोग बदलते जाते हैं और इसकी बातें होती हैं कि जल निकासी ख़त्म होगी, जल निकासी की ये समस्या, लेकिन आज भी वो समस्या ही है लोगों के लिए। इस पर क्या कर रहे हैं आप और क्या सोच रहे हैं और कैसे इसको ठीक किया जाए? देखिए, सासाराम में ये समस्या जल जमाव का, पानी का, जाम का, ये काफ़ी वर्षों से चली आ रही है जी। और हम जब चुनाव में आए थे उस समय आप भी साथ में थे। बिल्कुल। लगभग हर 1-2 दिन पे आपसे मुलाकात होती थी जी। और आप पूछे भी थे, हमको याद आप ही पूछे थे कि सड़क का क्या यहाँ जी प्लानिंग है, क्या वादा है। जी हम बताए थे कि जल जमाव का और पानी का और जाम का। आपने देखा कि जाम की समस्या यहाँ ख़त्म हो गई जी। जिसके लिए हमने डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने भी सहयोग किया और आज हम लोग मिलजुल के जाम की समस्या को ख़त्म कर दिए। पानी की समस्या भी लगभग 80% ख़त्म हो गई है। अभी भी काम चल रहा उसका बुडको के द्वारा, लेकिन ये कोरोना काल के कारण कुछ काम शुरू हो गया है। और जहाँ बात है जल जमाव की, तो यहाँ ड्रेनेज पार्ट 2 बनाने के लिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने विधानसभा में बात उठाई थी और उसके बाद हमने उसके लिए पर्सनली माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी मिला था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस साल में हम काम लगवा देंगे सासाराम में। डीपीआर वगैरह भी बन गया है, लेकिन कोरोना काल में थोड़ा सा काम तो धीमी हो गया है। लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि इसी साल ड्रेनेज पार्ट 2 का टेंडर हो जाना चाहिए और काम लग जाना चाहिए। यस सर, क्योंकि बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं जनता को। कोरोना काल है लेकिन बरसात तो आएगा ही आएगा। अब बरसात से पहले जो स्थिति अभी 2 दिन के बरसात में हो गई। चलते चलते एक और सवाल मेरा रहेगा कि जो आप 1 करोड़ अनुशंसा किए थे, तो उसका सीधा सवाल है कि उसका हुआ क्या? कुछ हिसाब किताब मिल रहा है आप लोगों को या फिर नहीं? हमारे यहाँ हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी के निर्देश पे सारे राजद के विधायक 1-1 करोड़ रुपया अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को अनुशंसा किए थे। हमने भी लिखा, अनुशंसा किए और फेसबुक पे भी डाल दिए। लेकिन जस्ट अनुशंसा करने के 2 दिन के बाद लेटर आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का जो निधि होता है, जैसे किसी भी विधायक को साल में 3 करोड़ रुपया विकास के लिए दिया जाता है, तो उसमें से उन्होंने 2 करोड़ वहीं से काट लिया कोरोना के ही नाम पे। तो जब उन्होंने 2 करोड़ काट ही लिया, हम भी दे रहे थे उसी के लिए 1 करोड़। हम 1 करोड़ दे रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 करोड़ काट लिए, तो उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2 करोड़ काटे हैं तो हमारे विधानसभा में खर्च होना चाहिए, हमारे जनता को दिखना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हुआ। जब स्वास्थ्य विभाग के लिए, हॉस्पिटल के लिए काटा गया है, तो सारे जनता को नज़र आना चाहिए कि 2 करोड़ कहाँ खर्चा हुआ। बस यही हमारी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो आप सुन रहे थे सासाराम के नवनिर्वाचित विधायक राजेश गुप्ता जी को, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई और दवाई वितरण के बारे में भी उन्होंने कहा कि दवाएं दी जाएंगी और सलाह के बारे में इन्होंने भी बहुत बात करी और बहुत सारी बातें हुई ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।